हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। स्टार्ट करते हैं मोशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कैसे कांस्टेंट रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी या किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करती, तब तक जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई भी दो बॉडी टकराने से पहले यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम रहता है। और इसी बेस पे, इसी प्रिंसिपल पे जो रॉकेट होता है वो इसी बेस पे वर्क करता है। किस पे? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी कि जब भी दो बॉडी आपस में टकराती है तो उनका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो टकराने से पहले यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एकदम सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इम्पल्स, देखिए इम्पल्स क्या होता है? जब लार्ज फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर बहुत ही छोटे टाइम के लिए यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए, किसी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही लार्ज फोर्स एक्ट करता है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स यानी कि इम्पल्स, राइट। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है प्रोडक्ट फोर्स इनटू टाइम का, क्योंकि एक फोर्स थोड़ी टाइम के लिए यानी कि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए किसी बॉडी पे एक्ट करता है, इसी को हम कहते हैं इम्पल्स, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। और बात करें हम एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखिए, जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है तो उस टाइम क्या होता है? जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है? चेंज होती रहती है, राइट। और उस टाइम एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, कहाँ की तरफ? सेंटर की तरफ। यानी जो भी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी कोई भी बॉडी, वो हमेशा ऐसा लगेगा कि वो सेंटर में गिर जाएगी, कुछ टाइम बाद वो आने वाले टाइम में सेंटर पे जाके गिर जाएगी, यानी कि वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो कि सेंटर की ओर होगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स क्यों क्यों रिक्वायरमेंट होती है इसकी? क्योंकि वो मेंटेन कर सके किसकी? सर्कुलर मोशन की। यानी कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स ही होता है जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करके रखता है। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज कोई बॉडी एम मास की एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है जिसका रेडियस आर है, राइट। और एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि वेलोसिटी वी है। तब अगर हम उसकी बात करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तब होगा एफ इज इक्वल टू, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में आर यानी कि रेडियस। जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही होती है, राइट, तो वहां पे दो फोर्स लगते हैं। एक होता है टेंजेंशियली जो कि बाहर की तरफ होता है, और एक होता है इनवर्ट जो सेंटर की तरफ। तो जो सेंटर की तरफ होता है उसके बारे में तो हमने बात की, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो एक बाहर की तरफ वर्क करता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स या फिर इनर्शियल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा स्यूडो फोर्स है जो इक्वल और ऑपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही हम क्रीम को सेपरेट करते हैं क्रीम सेपरेटर में, और सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वर्क करता है इसी के प्रिंसिपल पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे ही सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वर्क करता है। देखिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि सर्कुलर पाथ होता है, कोई बॉडी फॉलो करती है, तो जो सेंटर की तरफ होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इसके टेंजेंशियली वर्क करता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर कहीं पे भी, अगर बॉडी यहाँ पे आ गई या फिर अगर यहाँ पे, तो इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट होती है, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस रिएक्शन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन होता है ना, वो होता है, एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे होता है, यानी कि दो बॉडी के ऊपर होता है। जैसे कि अगर आप किसी वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल भी आपको पुश करेगी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है वो अलग होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग होती है। जब कोई बॉडी रोटेट करती है अपने एक्सेस के थ्रू, तब क्या होता है? वो अपने फोर्स को भी अफेक्ट करती है। क्या होता है? यानी जब कोई बॉडी एक्सेस के थ्रू रोटेट कर रही होती है तो फोर्स को भी इफेक्ट करती है।
और इसी चीज को हम ड्राइव करने के लिए डिस्क्राइब करते हैं एक टर्म को जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि कोई बॉडी अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है तो फोर्स पे जो इफेक्ट पड़ता है उस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो फोर्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंट इन आर्म, यानी कि कोई बॉडी है वो कितने आर्म को, यानी कि एक बॉडी अगर ये एक्सेस के थ्रू रोटेट करेगी तो कितना इसका आर्म, यानी कि ये भी तो रोटेट होगा ना, अगर एक्सेस रोटेट होगा तो पूरा, कोई भी अगर मान लो डिस्क है तो डिस्क भी अगर एक्सेस के थ्रू रोटेट होगी तो उसका कितना आर्म लिया जाएगा, तो फोर्स इनटू होता है मोमेंट ऑफ आर्म। और जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट होती है नैनोमीटर, राइट, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा, नैनोमीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए होता क्या है, हर एक बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है जहां से जो पूरी बॉडी होती है उस पूरी बॉडी का वेट वहां से एक्ट कर रहा होता है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना वो चेंज नहीं होती है जब हम उस बॉडी के शेप को चेंज कर दें। अगर हम किसी भी शेप को मतलब किसी बॉडी के शेप को चेंज कर दें, उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दें तो वो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो पॉइंट होगा, वो कभी चेंज नहीं होता। जो बॉडी वेट होता है ना, यानी कि जो बॉडी वेट होता है वो कहाँ से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि जब भी हमें इसको इक्विलिब्रियम में लाना होगा तो हमें सेम वेट सेम फोर्स के साथ उसको अपवर्ड यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कराना होगा, किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, राइट। इक्विलिब्रियम देखिए ये क्या होता है, जितने भी फोर्स होते हैं किसी बॉडी के ऊपर, जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं उनका अगर रिजल्टेंट जीरो हो जाए तब हम क्या बोलेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। या फिर यूं समझ लीजिए कि आप पे कोई वेइंग मशीन है, यानी कि जो पुराने टाइम में होते थे दो तरफ से ऐसे जो वेइंग मशीन रहती है, और दोनों में क्या हो, इक्वल वेट हो, इधर भी अगर 5 kg इधर भी 5 kg, तो क्या है, हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, राइट। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तब ये फिर ये रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। अगर ये रेस्ट में है तब हम इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ये मोशन में है तब हम इसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इस तरीके से जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो आइए उसको 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी को यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट कर दें और उसके बाद क्या हो, वो बॉडी धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रीगेन हो जाए, यानी कि वापस उसी पोजीशन में आ जाए, तब हम क्या कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर मान लो कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी बॉडी को हमने स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट कर दी और वो क्या है, अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाया, तब हम क्या बोलेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना, वो बॉडी के हाईएस्ट पोजीशन में रहती है। अगर किसी बॉडी को हम डिस्प्लेसमेंट करें तो ना तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आती है और ना ही इसके डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज करती है। ये क्या करती है, एक सिंपली नए पोजीशन को अडॉप्ट कर लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा सेम रहता है उसकी हाइट के, राइट। कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होते हैं 2 टाइप्स के। देखिए पहली टाइप इसकी ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है किसी भी बॉडी की वो मिनिमम हाइट पे होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो वर्टिकल लाइन से पास होते हुए उसके बेस तक पहुंचे, बॉडी के बेस तक पहुंचे, राइट। आज के लेक्चर में ये कंप्लीट जो मोशन का चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कीप स्माइलिंग, enjoy your day. Thank you so much for watching this lesson and stay tuned with us.